आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए सदैव ही महत्वपूर्ण खबरों के साथ, जो कि आपके प्रतियोगी जीवन से संबंधित होती हैं, आप लोगों के बीच में लेकर के उपस्थित होता रहा है। इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिए। लाइक आप लोग बहुत कम करते हैं, है ना। और जैसा कि आप जानते हैं कि इतने सारे विद्यार्थी वीडियो देखते हैं लेकिन वो लाइक और शेयर नहीं करते, है ना। आप सभी लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारियाँ, क्योंकि आपके लिए वो प्रयत्न किए जाते हैं और वो प्रयत्न आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन ढंग से परिणित होकर के आपके समक्ष उपस्थित होते हैं, है ना। एक मेरे भाई ने मुझे मैसेज किया था पता नहीं भाई था कि बहन थी, है ना। उन्होंने मैसेज किया था कि सर आप बहुत शुद्ध हिंदी बोलते हैं। मैं आपको बता दूं कि हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है, आप जानते ही हो, है ना। और थोड़ा बहुत इंसान को अपनी जन्मभूमि से और मातृभाषा से जुड़ करके रहना चाहिए। आज रशियन और अंग्रेजी, फ्रेंच आदि को सीखने की जद्दोजहद में इंसान अपनी चीज़ों को ही भूल चुका है। चलिए, ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बातें, चलती रहती हैं, जीवन है। जब तक जीवन है तभी तक परेशानियां हैं, अन्यथा मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता, है ना। तो जीवन से कभी शिकायत मत किया करिए, कह रहे हमारा जीवन क्या है। जीवन से कभी शिकायत मत करिए, जब तक जीवन है तभी तक तकलीफ है। जिस दिन आंख बंद हो जाती है, सांस रुक जाती है और आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, उस दिन जलने का भी एहसास नहीं होता, है ना। तो जीवन को सुकून से जिए, हर दिन उठिए सुबह में तो परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि आपने मुझे जीवन दिया है, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। ये थे आज के विचार। इन विचारों को अगर रखना है तो अपने पास रख लीजिए, फेंकना है तो फेंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। खबरों की इस श्रृंखला में आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। बात करेंगे एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट को लेकर के। जो विद्यार्थी अपना अभ्यर्थन वापस ले रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इसके संबंध में अभी तक 24 विद्यार्थियों ने अपना अभ्यर्थन वापस लिया है। 24 विद्यार्थियों ने लोक सेवा आयोग को ईमेल भेज करके विभिन्न विषयों में, चाहे वो कॉमर्स में हो, चाहे वो समाज विज्ञान में हो, चाहे वो कला में हो, है ना, उन सभी विद्यार्थियों ने अपना अभ्यर्थन वापस ले लिया है कि मतलब हमको वेटिंग लिस्ट में आप सम्मिलित मत करिएगा, हम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम अन्यत्र ज्वाइन कर चुके हैं, मतलब किसी अन्य वैकेंसी में ज्वाइन कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन विद्यार्थियों को एडवांटेज मिलेगा। और सबसे ज़्यादा अगर इसका इफेक्ट पड़ना है तो सर्वाधिक इफेक्ट आप सभी लोगों को मैं बता दूं सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी पे पढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी विषय में जब इस बात को लेकर के विवाद था कि मतलब लिटरेचर और लैंग्वेज, है ना, इस मुद्दे को लेकर के विवाद था। जब उस विवाद को सुलझाया गया तो एक बात तो स्पष्ट हो गई थी कि इसमें जो प्रतीक्षा सूची जारी हो गई, उस प्रतीक्षा सूची में बहुत सारे विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। मतलब अमूमन 1 से 1.5 अंक या 2 अंक तक के विद्यार्थी जो असफल हुए थे, वो विद्यार्थी इसमें जरूर जो है फाइनल मेरिट में आ जाएंगे। ठीक है ना। मैं आप सभी लोगों को आज पदों का ब्यौरा भी दे देता हूँ। 24 सीटों पर आपका एसएसटी का वेटिंग सूची जारी की जाएगी। शेष विद्यार्थियों को उन्होंने अयोग्य माना है, मतलब इससे ज़्यादा मेरिट हम नहीं गिरा सकते। ठीक है। जो जितने विद्यार्थी उस लेवल पे आ रहे हैं, जो लोक सेवा आयोग का अपना पैटर्न है, अपना कॉन्सेप्ट है, उसके आधार पर 24 पदों पर, जिसमें से आप सभी लोगों को पुरुष और महिला वर्ग दोनों देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना। मतलब बालिकाओं का भी देखने के लिए मिलेगा, बालकों का भी देखने के लिए मिलेगा। ये दोनों वर्ग होंगे। 24 सीटों पर आपकी ये प्रतीक्षा सूची सामाजिक विज्ञान की आएगी। अंग्रेजी विषय में सर्वाधिक आप सभी लोगों को 18 सीटों पर प्रतीक्षा सूची देखने के लिए मिल सकती है। अभी फिलहाल 2 विषयों की जानकारी प्राप्त हुई है
कि इतने विषयों पर और सर्वाधिक 14 विद्यार्थियों ने इन्हीं 2 विषयों से अभ्यर्थन अपना वापस लिया है, मतलब सामाजिक विज्ञान से और अंग्रेजी विषय से। शेष जैसी भी जानकारी आती रहेगी आप सभी लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है, इसके लिए निश्चिंत रहें। कल आदरणीय सचिव महोदय के समक्ष हम सभी लोग उपस्थित हुए थे, गए थे बातचीत करने के लिए कि आखिर एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के लोक सेवा आयोग कर क्या रहा है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि जो आर्ता आदि को लेकर के जो विवाद था उस विवाद को क्लियर कर लिया गया है और उसका रिव्यू चल रहा है। क्योंकि किसी भी डिग्री धारक को यदि बाहर किया जाता है कंपटीशन से तो उसका विस्तृत रीजन बताना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर इन्होंने कह दिया कि भैया संस्कृत में कोई पद नहीं होंगे या अंग्रेजी में कोई पद नहीं होंगे, तो क्यों पद नहीं होंगे, क्या उस विषय को समाप्त किया जा रहा है, इसका विस्तृत कारण बताना पड़ता है, ठीक है ना। विदाउट कारण अगर किसी चीज़ को वहाँ से इग्नोर करेंगे या फायर करेंगे तो जाहिर सी बात है दिक्कत होगी ही होगी, है ना। तो इसलिए चूँकि आप देख रहे होंगे कि बीच में जीव विज्ञान को टीजीटी से हटा दिया गया था, उसकी मान्यता ही समाप्त कर दी गई थी, बाद में फिर से पुनर्बहाल करना पड़ा। और वही वजह थी कि 2011 के टीजीटी बायोलॉजी वाले विद्यार्थियों को इतना लंबा इंतजार करना पड़ा, है ना। उस मुद्दे पर भी आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, आरओ और खंड शिक्षा अधिकारी की बात हो। खंड शिक्षा अधिकारी के पदों का पूरा ब्यौरा शासन प्रशासन तैयार कर रहा है और इसमें आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि नए सृजित पद भी सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। तो विद्यार्थियों को किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होने वाला है, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। और चूंकि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में लागू किया जा चुका है, इसलिए अब जितने भी पद, जितनी भी वैकेंसियाँ, जितनी भी कैटेगरियाँ आएंगी उसमें ईडब्ल्यूएस को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाएगा, पहला। दूसरा ये कि ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन क्या मिले, क्योंकि जो आरक्षण का क्राइटेरिया होता है, जो दायरा होता है, उस दायरे में सभी को एज रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन इन विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन नहीं मिल पाता है। उसकी एकमात्र वजह थी कि कभी आरक्षण लागू होता था, कभी नहीं ये होता था। टीजीटी 2021 में भी कई विद्यार्थियों को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जिनको कि पता लगा पैनल भेज दिया गया है, लेकिन वो जाते थे तो उनको जो है नियुक्ति नहीं मिल पाती थी। वजह ये थी कि जिला विद्यालय निरीक्षक इस बात को बोल देते, भैया ऐसी बात है, ईडब्ल्यूएस नहीं लिखा है आपके पैनल पे, इसलिए हम आपको आवेदन नियुक्ति पत्र नहीं दे सकते। इस समस्या को भी उप सचिव महोदय से मिल करके जो है दूर कराया गया था। बहुत सारे विद्यार्थियों का भला हुआ, ठीक है ना। यदि आप सभी लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल आदि के नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आइए, ठीक है। आप सभी लोगों को बेहतरीन मैटर उपलब्ध कराया जाएगा जिससे कि आपकी सफलता की दर सुनिश्चित हो सके। यूजीसी नेट जेआरएफ की नई विज्ञप्ति के लिए जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं कि वो जूनियर फेलोशिप हासिल कर सकें या नेट क्वालिफाई हो सकें, ऐसे विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पेपर के लिए नोट्स आदि उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप सभी लोग चाहें तो बेहतरीन ढंग से इसकी तैयारी कर सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ मिल करके आप सभी लोग बेहतरीन तैयारियों को अंजाम दे करके अपनी सफलता को अर्जित कर सकते हैं। यदि आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी आप हैं और प्रतीक्षा सूची में हैं, तो जो विद्यार्थी हमारी याचिका से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन विकल्प आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है और याची लाभ आप सभी लोगों को मिल जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि आप हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। 72,825 के विद्यार्थी सो गए लगता है और उनको जैसे कि मतलब कोई रुचि ही नहीं है ना। तो जाहिर सी बात है रुचि नहीं है, बाद में पछताएंगे। और यदि आप सभी लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं तो आप 9721411385 पर संपर्क करके हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। चलिए खबरों की श्रृंखलाओं में आगे बढ़ते हैं। एक प्रमुख मुद्दा है आप सभी लोगों का जो कि संबंधित है एज रिलैक्सेशन को लेकर के, चाहे वो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड का हो, चाहे वो आपका प्राथमिक शिक्षा भर्ती का हो, चाहे वो आपका यूपीपीएससी का हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का हो, है ना। एज रिलैक्सेशन का मुद्दा हमेशा ही इस मुद्दे पर लेकर के विद्यार्थी चक्करगिन्नी बने रहते हैं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि शासन की तरफ से जो निर्देश प्राप्त हुआ है भर्ती संस्थानों को, क्योंकि अभी एक नया आयोग बन रहा है तो जितने भी शिक्षकों की भर्ती हुआ करती थी वो तो वहीं से होगा, तो उसमें तो एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा विद्यार्थियों को, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। लेकिन
अन्य भर्ती संस्थानों में क्या हो रहा है, उन्होंने शासन ने जो निर्देश दिया है कि भैया ऐसी बात है, आपके यहाँ एज रिलैक्सेशन का जो क्राइटेरिया होता है, मिनिमम एज क्या होती है, मैक्सिमम एज क्या होती है, तो आप मिनिमम एज में नहीं बल्कि मैक्सिमम एज में आप कम से कम आरक्षित वर्ग को जो ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी हैं, या अगर आप एज रिलैक्सेशन देना चाहते हैं तो कम से कम 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन अवश्य प्रदान करें। ठीक है ना। जो प्रक्रियाएं विलंबित हो जाती हैं, विद्यार्थी ओवर एज हो जाते हैं। पता लगे कि कोई विद्यार्थी अगर 3 साल बाद ओवर एज होने वाला है और विज्ञप्ति अगर नहीं आई, विज्ञापन अगर नहीं जारी हुआ, तो जाहिर सी बात हो 3 वर्ष बाद ओवर एज हो जाएगा। और पता लगे कि 3 वर्ष के बाद 3.5 वर्ष में एक नया विज्ञापन आ जाए, तो 6 महीने के अंतराल के मध्य अगर देखा जाए तो विद्यार्थी ओवर एज हो चुका है। तो इसमें उसकी क्या गलती है? इन तमाम मुद्दों को लेकर के आदरणीय डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से कल की डेट में हम लोगों ने मुलाकात की थी और उनसे इन तमाम समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने बातचीत की थी, और उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया था कि हमारे जितना अधिकार क्षेत्र में होगा, हम मुख्यमंत्री महोदय से बात भी करेंगे इस मुद्दे पर, और कोशिश की जाएगी कि विद्यार्थियों को ये रिलैक्स जरूर मिले। ठीक है ना। समस्त भर्ती संस्थानों को इसके संबंध में शासनादेश जारी किया जाएगा और विद्यार्थियों की ये समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण अपडेट है आपके टीजीटी पीजीटी 2023 के विज्ञापन को लेकर के। उसके पहले एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के, आरओ एआरओ के विज्ञापन को लेकर के सचिव महोदय से क्या वार्ता हुई है, कितना स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है, उन तमाम मुद्दों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट किया है कि कैटेगरी वाइज पदों को बांटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जितने भी आपके टीजीटी एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के अध्यासन मिले थे, जो पुरानी भर्तियों के पद थे, ठीक है, और जो नए अध्याचित पद आए हैं, मतलब जिनको नई मान्यता मिली है, 1315 नए पद आए हैं। ठीक है ना। तो नए पद आए हैं तो उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड नहीं किया गया था, तो उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जा रहा है। कहाँ किस चीज़ को रखना है, विद्यालयों को सूचना देनी पड़ती है। ये सब कार्य अपर सचिव राजकीय महोदय कर रहे हैं। ठीक है ना। इन सभी कार्यों पर उनका खास रुचि है कि ताकि जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए, और पदों का डिवाइडेशन होने के बाद आरओ एआरओ के पदों का पूरी तरीके से डिवाइडेशन हो चुका है, और जो अहर्ता थी, जो समकक्षता का विवाद था, उसको भी सॉल्व कर लिया गया है। शासन के शासनादेश का इंतजार है और पूरी चीज़ों की फाइनल रिपोर्ट मिलने के बाद शासनादेश तुरंत जारी हो जाएगा। इसके लिए आप सभी लोग निश्चिंत रहिए। और एक बात कंफर्म हो चुकी है कि आप सभी लोगों को मैं बता दूं, सचिव महोदय ने स्पष्ट किया है कि हमारी जो स्ट्रेटजी है, जो रूल है कि हम इस परीक्षा को कब तक कराएं, तो इस परीक्षा को कराने की जो जिम्मेदारियां हैं हम लोगों पर यदि आती हैं, अगर शासन हमें निर्देशित करता है कि आप विज्ञापन जारी कर दीजिए, हम विज्ञापन जारी करने के बाद जून में इसकी परीक्षा भी करा लेंगे। अब आप सोचेंगे केवल 15-20 दिन का टाइम या 1 महीने का टाइम मिलेगा क्या? जी हाँ। अब किसी भी भर्ती संस्थान में आप इस बात को क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमें 2 महीने का समय नहीं दिया गया। ठीक है ना। हमें 2 महीने का समय नहीं दिया गया, आप इस बात को आप क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपको 30 दिन का समय भी दिया जाता है वो भी ज़्यादा ही होता है। ठीक है। तो विद्यार्थी धीरे धीरे पढ़ाई करते रहें। पता लगे कि अगर वो बैठे रहेंगे ना, तो जाहिर सी बात है एक दिन ऐसा गिरेंगे, दोबारा उठ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि परीक्षाएं ऐसी तिथियों पर घोषित हो जाएंगी कि आप सभी लोग खुद ही चक्करगिन्नी बन जाओ, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। ठीक। तमाम वो विद्यार्थी जो ये बात को पूछते हैं बार बार कि टीजीटी पीजीटी 2022 में क्या पदों की संख्या बढ़ेगी, मैं आप सभी लोगों को एक नहीं 1000 बार बता चुका हूँ इस बात को कि हाँ बढ़ेगी। ठीक है। और निश्चिंत रहें, इसके लिए पद बढ़ चुके हैं और इसका एक अनौपचारिक घोषणा बस करनी है, और ये घोषणा तभी हो सकती है जब कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कार्य कर रहा होता, लेकिन चयन बोर्ड इस समय कार्य कर नहीं रहा है ना। अब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली आदि पूरी तरीके से अंतिम रूप लेने लगी है, अर्थात जितनी भी नियमावलियाँ थी आपकी, चाहे उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की हो, चाहे आपके प्राथमिक की हो, या फिर जूनियर की हो, या एडेड जूनियर की हो, या आपके संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की हो, मेडिकल की हो, टेक्निकल की हो, प्राविधिक की हो, है ना, एलटी ग्रेड की हो, जीएससी प्रवक्ता की हो, राजकीय विद्यालयों की, है ना, इन तमाम भर्तियों के जो नियमावलियाँ थी उन सभी को संशोधित करके उसके लिए खंड वाइज,
मतलब एक एक खंड में 3-3 चीज़ें, 4-4 चीज़ों को सम्मिलित करते हुए इस नियमावली को अंतिम रूप दिया जाना स्टार्ट कर दिया गया है। और जो सदस्यों के चयन की प्रक्रिया है उस पर भी शासन खासा ध्यान दे रहा है। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप लोगों का नया आयोग बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आने चल रहा है, ठीक, चूँकि आदर्श चुनावी आचार संहिता है और इसके संबंध में जो जियो जारी होगा राज्य निर्वाचन आयोग से परमिशन लेने के लिए कल की डेट में या परसों की डेट में, मतलब मान के चलिए कि मंडे के पहले पहले या हो सकता है मंडे तक शासन की तरफ से पत्र आदि भेज दिया जाएगा, क्योंकि भाई आदेश चाहिए नियुक्ति के लिए, है ना। तो इससे किसी भी प्रकार का कोई लाभ या अहित किसी भी विद्यार्थी का ना हो, है ना, लाभ हो जाए लेकिन अहित ना हो, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे को उछालने लगेंगी कि राजनीतिक लाभ के लिए निकाय चुनावों को जीतने के लिए ऐसा किया जा रहा है ना। तो इन तमाम मुद्दों पर ध्यान देते हुए राज्य सरकार ने मंडे तक आप सभी लोगों के लिए एक खुशखबरी लाने का प्रयत्न किया है। क्यों कि राज्य निर्वाचन आयोग से परमिशन लेने के बाद इस मुद्दे पर आगे बढ़ा जाएगा, सदस्यों की नियुक्तियां होंगी, अध्यक्ष के नाम पर विचार किया जाएगा, परीक्षा नियंत्रक और कार्मिक विभाग नियुक्ति विभाग का एक कार्यालय भी उसमें खोला जाएगा, ताकि विद्यार्थियों की जो नियुक्ति संबंधित या चयन संबंधित अगर कोई समस्या है, कोई क्वेरी है, तो उसको वहाँ पे वो रख सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है और उसकी समस्या वहीं पे निराकरित हो जाए, ताकि मामला कोर्ट तक न जाने पाए। क्योंकि कोर्ट में जाने के बाद चीज़ें फंस जाती हैं और प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाती है। तो फास्ट ट्रैक पे सारी चीज़ें होंगी, इसलिए आप सभी लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप सभी लोगों के एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखिए, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए मैं आप सभी लोगों को पहले ही बता चुका था कि जो प्रयत्न आप सभी लोगों के लिए किए गए थे उसमें एडवांटेज आप लोगों ने हमें नहीं दिया। दूसरा ये कि इस भर्ती से पहले भी हम कहते थे कि ज़्यादा उम्मीदें मत रखिएगा, और यह भर्ती चूँकि प्रधानाचार्य तो बल की बेदी पे चढ़ गई, है ना। 298 पदों को लेकर के उसके सापेक्ष 1500 विद्यार्थी 150 में 150 करके आए थे, इसलिए उस भर्ती को तुरंत ही निरस्त कर दिया गया। प्रधानाचार्य का कोई मतलब ही नहीं रह गया। रही बात आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की, तो ये भर्ती प्रक्रिया भी अब पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में जा चुकी है। अधिकारी इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, शासन स्तर के मंत्री मिनिस्टर भी बोलने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है, वो स्पष्ट कोई जवाब देते ही नहीं है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। और चूंकि ये मुद्दा चल रहा है आप सभी लोगों का सर्वोच्च न्यायालय में भी एडेड जूनियर का ही, ठीक है ना, और उसमें कुछ विद्यालयों की मान्यता गवर्नमेंट ने छीन ली है, उनको डिबार कर दिया है। इसलिए इस मुद्दे को लेकर के जब तक उधर से क्लियरेंस नहीं मिलता है तब तक कई लोगों को वेतन नहीं मिल पा रहा है और आप लोगों का जो है चयन प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ पाएगी, है ना। तो इसीलिए अभी ये मामला ठंडे बस्ते में जा चुका है। अब कब ये जो है मतलब ठंडे बस्ते से बाहर निकलेगा ये ईश्वर ही जाने या शासन प्रशासन के लोग जाने, है ना। अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाए तो इस चैनल को आपको सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सहयोग के साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, तो बोझ उठाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आजकल हार्वेस्टिंग वगैरह की मशीन आ रही है, वो खुद ही सब काट पीट कर पवार देती है ना। तो अकल को जो है मतलब इस्तेमाल करिए, थोड़ा सहयोगात्मक रवैया अपनाया करिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के लिए ज़रूरी है कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में चेयरमैन आए, ठीक है ना। और चूंकि अभी जो कार्यवाहक चेयरमैन है वहाँ के एक सीनियर व्यक्ति को बनाया गया है ना, वो भी 1992 बैच के IPS अधिकारी हैं, उनको वहाँ पे कार्यवाहक बनाया गया है। तो कार्यवाहक के पास उतनी अथॉरिटी नहीं रहती है नए विज्ञापन आज के विषय में चर्चा करने या उस पर कोई निर्णय लेने के लिए, हर बात के लिए शासन से पूछना पड़ता है। लेकिन आप सभी लोगों को मैं बता दूं, यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन चूँकि 30,000 पदों को शासन ने मंजूर किया है और इन 30,000 पदों पर आप सभी लोगों को विज्ञापन बहुत जल्दी देखने के लिए मिलने वाला है। विज्ञापन आपका UPSI के कारण रुका हुआ है। UPSI में अभी 2250 पद हैं, जो कि बहुत कम है ना। लाखों लाख विद्यार्थी इसमें आवेदन करते हैं और चूँकि UPSI की जो आयु सीमा है उस आयु सीमा को भी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है कि मिनिमम और मैक्सिमम एज में थोड़ा सा और डिफरेंट लाया जा सके, ठीक। तो आप सभी लोग मिनिमम एज को तो छोड़ दीजिए, वो तो वहीं पर आने वाला है
है ना। और लेकिन मैक्सिमम एज में आप सभी लोगों को 3 से 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन देखने के लिए यूपीएसआई की नई विज्ञापन में देखने के लिए मिल सकता है। यही हाल आप सभी लोगों का यूपी कांस्टेबल के लिए भी होने वाला है। आप लोगों को मैक्सिमम 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन में भी देखने के लिए मिल सकता है। शासन इस पर विचार कर रही है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। जिस तरीके से इसमें नए आयोग के मंथन को लेकर के लगातार बैठकें चल रही हैं, अधिकारी कर्मचारी सभी इस नियमावली को मेंटेन करने पर, उसको बनाने पर लगे हुए हैं ताकि नया आयोग जल्द से जल्द अपना कार्यभार ग्रहण कर सके। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमेशा ही चर्चाएं चलती रहती हैं। लेकिन आप सभी लोगों को मैं बता दूं, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी के साथ आरओ की वैकेंसी लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही जारी होगी। इसके संबंध में जब हम लोगों ने सचिव महोदय से मुलाकात की थी तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि हमने अपनी तरफ से पूरा कोर कसर नहीं छोड़ा है, कोई कसर नहीं छोड़ा है, पूरी कोशिश की है। हम लोगों ने शासन को पत्र भी लिखा है कि हमें आदेश दीजिए, निर्देश दीजिए ताकि हम विज्ञापन आदि को जारी कर सकें। तो देखने वाली बात होगी कि आगामी आने वाले 1 हफ्ते के भीतर क्या कुछ एक्शन रिएक्शन होता है, क्योंकि इनको क्लोजर रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी है, ठीक है ना। क्लोजर रिपोर्ट ये 30 अप्रैल तक प्रस्तुत कर देंगे। कल सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि मतलब हर हाल में एलटी ग्रेड 2018 का जो मैटर है वो सारी चीज़ें क्लोज करके शासन को रिपोर्ट 30 अप्रैल तक प्रेषित कर दी जाएगी, ठीक है। मतलब ये स्पष्ट है कि आपका प्रतीक्षा सूची इसी अप्रैल में जारी होना है। दूसरा चीज़ ये कि इन तमाम मुद्दों पर लेकर के विद्यार्थी हमेशा मुखर रहे हैं और विद्यार्थियों को कई समस्याएं भी रही हैं जिसका निराकरण अधिकारी स्तर पे किया भी जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखिए प्राथमिक शिक्षा भर्ती अभी आपकी नहीं आ रही है, थोड़ा सा आपको इंतज़ार जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो 30 मई तक कंप्लीट हो जाएगा, 31 मई तक ये कंप्लीट हो जाएगा। रिव्यू लिस्ट भी आ जाएगी और कुछ विद्यार्थियों ने जो डिवीजन बेंच में याचिका डाली उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक वो रिव्यू लिस्ट जारी करेंगे, उस पर रिव्यू लिस्ट जारी होने के बाद उसी पे सुनवाई होगी, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या कुछ हो सकता है इस मुद्दे पर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण पे जो कि यूपी SSS से संबंधित है। यूपी SSS के अधिकारियों ने, वहाँ के सचिव महोदय ने और अध्यक्ष महोदय ने, मतलब सचिव महोदय ने एक राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा था कुछ प्रतीक्षित परिणामों को जारी करने के संबंध में, कि हम नियुक्ति प्रक्रिया नहीं करेंगे, सिर्फ परिणाम जारी करेंगे, ठीक है ना। अब राज्य निर्वाचन आयोग इनको कोई रिप्लाई करेगा तभी आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होगा। साथ ही साथ अन्य भर्ती परीक्षाओं को लेकर के भी सुगबुगाहट तेज होगी, ठीक है ना। आगामी आने वाली 15 तारीख को, ठीक है, मतलब आप सभी लोगों के समक्ष एक मीटिंग देखने के लिए मिल सकती है। आज वैसे भी फ्राइडे है, सैटरडे या मंडे को मीटिंग होती है, मंडे ट्यूसडे को। और इस मीटिंग में आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आपके वीडियो री एग्ज़ाम लेखपाल भर्ती परीक्षा के परिणाम, साथ ही साथ लेखपाल की नई वैकेंसी और क्लर्क की नई वैकेंसी के साथ लैब टेक्नीशियन और लैब सहायक की एक नई वैकेंसी के संबंध में निर्णय किया जा